ठीक है, तुम्हारा बीच में गैप भी हो जाता है, मैंने देखा है। ठीक है, अब थोड़ी मेन टॉपिक आ गया तो फिर कंटिन्यू करो उससे। चलो स्टार्ट करते हैं यार। यूज़र मैनेजमेंट कराया मैंने लास्ट टॉपिक, उसमें सूडो और आपका यूज़र लेवल पॉलिसी बची थी, तो वो आज बताता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम जो हमने किया था, हमने यूज़र बनाया था, उसकी पॉलिसी मतलब उसकी परमिशन हमने देखी थी, है ना। और मैंने ये भी बता रहा कि सपोज़ आप लोकल यूज़र से कनेक्ट करते हो तो कुछ लिमिटेड कमांड चला सकते हो, हर चीज़ नहीं कर सकते हो। सपोज़ मेरे को कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, या मैं स्पेस इंस्टॉल स्पेस बाइंड, तो आप नहीं कर सकते, पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोकल यूज़र हो, आपको प्रिविलेज नहीं है। ये क्या बोल रहा है? दिस कमांड हैज़ टू बी रन विथ सुपर यूज़र प्रिविलेजेस अंडर द रूट यूज़र ऑन मोस्ट सिस्टम्स। मतलब आप लोकल यूज़र हो, और लोकल यूज़र कैन नॉट डू मोस्ट ऑफ, हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता लोकल यूज़र अपार्ट फ्रॉम इंस्टॉलेशन। ठीक, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूज़र को ना एडमिन प्रिविलेज देते हैं। क्या करते हैं हम? यूज़र को ना एडमिन प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे विंडोज़ में नहीं देते हम, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड कर देते हैं यूज़र को एडमिन प्रिविलेज देने के लिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ सर्वर पे। सपोज़ कोई लोकल यूज़र है, मैं चाहता हूँ वो लोकल यूज़र एज ए एडमिन यूज़र काम करे, तो मैं क्या करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है, उस ग्रुप में ना उस यूज़र को ऐड कर दिया मैंने, तो वो क्या होता है फिर, वो एज ए एडमिन काम करने लगता है, एज ए सुपर यूज़र काम करने लगता है। ठीक है, लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं होता। हम डायरेक्ट रूट यूज़र के का जो ग्रुप भी रूट होता है, मैं उस ग्रुप पे थोड़ी ऐड करूँगा, फिर तो वो एज अ रूट हो गया पूरा। इसमें थोड़ी कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है, अगर लिनक्स ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी लोकल यूज़र को सुपर यूज़र बनाना है, तो उस यूज़र को वाया सूडो एक्सेस दो आप। कैसे एक्सेस दो? वाया सूडो एक्सेस दो। सूडो क्या होता है? सूडो एक यूटिलिटी है लिनक्स ओएस में या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती है। तो जो सूडो की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, सूडर्स फाइल होती है ईटीसी के अंदर। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन ये है कि मेरे को किस यूज़र को एज एडमिन यूज़र बनाना है। तो मैंने बोला यार मेरे को ना यूज़र वन को एडमिन यूज़र बनाना है। तो ये यूज़र वन है, इसको एडमिन यूज़र बनाना। अभी अभी यूज़र वन क्या है देखते हैं हम। क्या यूज़र वन कुछ कर पा रहा है? या मीन्स पे इंस्टॉल स्पेस बाइंड स्टार, सपोज मैंने ये किया सूडो से और पासवर्ड डाला है, बोल रहा है कि यूजर्स इज नॉट इन द सूडोस फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। बोल रहा है कि ये यूज़र जो है, ये यूज़र सूडो का पार्ट है ही नहीं, तो वो ये कमांड चला नहीं सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस यूज़र को सूडो में ऐड करना पड़ेगा। ये सूडो की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है सूडर्स। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके हम यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे कि एक ग्रुप बना लेता हूँ मैं, सबसे बढ़िया ये। ठीक है, ग्रुप ऐड स्पेस एडमिन, ग्रुप बना लिया मैंने। अब मैंने इस यूज़र को, किस यूज़र को, माइनस कैपिटल जी ग्रुप, कौन सा यूज़र है, यूज़र वन, यूज़र वन को इस ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है? मैंने एक ग्रुप बनाया एडमिन नाम का, उस एडमिन ग्रुप को यूज़र, उस एडमिन ग्रुप में उस यूज़र वन को ऐड कर दिया, जिस यूज़र वन को मेरे को सुपर यूज़र बनाना है। ठीक है, और ई सूडर्स फाइल के अंदर जाऊंगा मैं। इस सूडर्स फाइल के अंदर मैं ये डिफाइन करूंगा, सबसे लास्ट में कहीं पे भी डिफाइन कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ डिफाइन कर रहे हो। परसेंटेज एडमिन, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आप ग्रुप डिफाइन कर रहे हो। अगर विदाउट परसेंटेज एडमिन लिखते ना, आप परसेंटेज डिफाइन नहीं करते और सीधा नाम देते, तो सूडो ना उसको एज अ यूज़र रीड करता। आप चाहते हो कि सूडो उसको एज अ ग्रुप रीड करे, तो आपको उसके आगे परसेंटेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज लगाया, डिफाइन किया ग्रुप कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ये बोला ऑल, ऑल में क्या, सब कुछ। ठीक है, और ऑल मैंने बोला कि उसको पूरा प्रिविलेज हो, है ना। पूरा प्रिविलेज मतलब
वो सब कुछ कर सके एज इट इज़ रूट, ठीक है। उसके पास प्रिविलेज भी पूरा हो और हर एक एक्टिविटी कर सके, हर एक कमांड चला सके और पूरी परमिशन हो उसके पास। इसको सेव किया मैंने, अब ट्राई करते हैं हम। मैं फिर यूज़र वन से लॉगिन होता हूँ, ठीक है। sudo yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस बाइंड स्टार, पासवर्ड मांगा है इसने, मैंने पासवर्ड दिया यूज़र वन का। ठीक है, देखो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो ये हर कमांड चलाने से पहले पहले sudo लगाना पड़ेगा अगर एज रूट से कोई कमांड चलाना, गुड एक ही क्वेश्चन। बार करना था। नहीं, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को हर बार सूडो लगाना पड़ रहा है, राइट। मैं नहीं चाहता कि मेरे को बार बार सूडो लगाना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे अब, देखो यहाँ पे आप ऑलरेडी लोकल यूजर लॉगिन हो, राइट। आप सूडो स्पेस हाइफन एस, सूडो स्पेस हाइफन एस यू, सूडो स्पेस एस यू स्पेस हाइफन एंटर कर दो। आप वो यूज़र से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे रूट पे। आपको रूट का पासवर्ड पता था? नहीं पता मेरे को, लेकिन यूज़र सीधा रूट से कैसे कनेक्ट हो गया? क्योंकि उस यूज़र वन को एक्सेस है सुपर यूज़र का, वो यूज़र वन सुपर यूज़र बन चुका है, वो यूज़र वन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है, एडमिन बन चुका है। तो उस यूज़र ने डायरेक्ट रूट से कनेक्ट कर लिया वो सूडो स्पेस एस यू। अब यहाँ पे आप जो कमांड चलाना हो चलाओ आप। तो एक क्वेश्चन है, तो जब हमने यूजर फाइल में जब डिफाइन किया उसका, तो हमने वहाँ पे ऑल 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 लिख दिया, वो तो हमें बोल दिया कि सारा जो रूट कर सकता है वही करे। हम्म, बट वहाँ पे भी हमें सुपर यूजर वाली एक्सेस देनी है, बट तो भी सारी नहीं देनी एकदम, तो वो भी, तो फिर उस बिल्कुल केस में भी ये रूट बनेगा यहाँ। नहीं, फिर उस केस में आप रूट नहीं बनेगा। उस केस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा ये एलियास। फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज चला पाएगा, कौन कौन सी कमांड चला पाएगा। एक लिस्ट ऑफ कमांड पूरा बनाना पड़ेगा और एक एलियास क्रिएट करना पड़ेगा और वो एक्सेस देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा एक्सेस दोगे तो फिर वो डायरेक्ट रूट नहीं बनेगा, फिर आपको बार बार ना वाया सूडो कमांड चलाना पड़ेगा। जैसे अभी तक मैं चला रहा था ना सूडो स्पेस, जैसे मैंने बोला कि ये सूडो, बार बार सूडो यूज़ करना पड़ेगा किसी भी कमांड के पहले। आप यम की कमांड चलाते हो या फिर इफ़ कॉन्फिग चलाते हो, कुछ भी करते हो आप, आपको सूडो के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फिर। और वो चीज़ कर पाएगा जिसका उसके पास एक्सेस है, जो आपने डिफाइन किया एलियास के अंदर। जैसे etc सूडर्स फाइल के अंदर जाओगे आप, ये, लेकिन ये हमारे केस में नहीं होगा यार रवि। ये पता कैसे होता है, जैसे जैसे आपकी कंपनी, सपोज आप TCS में हो, ठीक है। अब आपके सर्वर स्कैन होते होंगे, ठीक है। आपके सर्वर स्कैन होते हैं, वो ADDM वगैरह से कोई टूल होगा आपके पास, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ADDM की SMP, ठीक है। अब वो क्या, वो स्कैनिंग टूल है। अब क्या होता है कि ADDM टीम आपसे बोलती है कि यार आपने मेरे को लोकल अकाउंट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन मेरे पास लिमिटेड एक्सेस है, मैं कुछ कमांड चला नहीं पा रहा हूँ। तो फिर हम बोलते हैं ठीक है, आप ये बताओ कि आप क्या क्या चलाओगे, हमको लिस्ट दो। उनने मेरे को 20 कमांड की लिस्ट दे दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उनका एक सेपरेट ADDM अकाउंट बनाया, मतलब वो स्कैनिंग का एक यूज़र बनाया, और उस यूज़र को 20 कमांड बस असाइन कर दिया ओके। सूडो की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। अब क्या होगा, वो यूज़र इस मशीन पे लॉगिन होगा ना, तो 20 कमांड ही चला पाएगा, 21वां कमांड नहीं एग्जीक्यूट कर सकता वो, ओके। ठीक है। तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है, हमारे लिए नहीं पड़ती। हमें तो ऐसी एक्सेस चाहिए। जब हम प्रोडक्शन में काम करेंगे तो हमें तो इस तरीके से एक्सेस चाहिए जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे स्कैनिंग हो गई, या फिर सपोज पहली चीज़ तो स्कैनिंग हो गई, ठीक है। और सेकंड आपका मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है। मॉनिटरिंग का एजेंट इंस्टॉल करते हो आप हर एक मशीन पे। तो अब टूल की टीम आपसे बोलती है कि यार मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया आपने मेरे लिए एजेंट का अपने डिवाइस पे, वो एजेंट है ना
पोलिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो आपने वो टूल टीम से बोला कि ठीक है आप ये बताओ कि जो अकाउंट हमने बनाया है मॉनिटरिंग के लिए अपने सर्वर पे, वो अकाउंट क्या क्या कमांड एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उसने बोला कि यार ये जो मेरा अकाउंट है ना 5 ही कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, बस छठवां नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एलियास बनाया, सेम एलियास ऐसे ही बनाया। ठीक है, जैसे मैंने एक बनाया मॉनिटरिंग लिखा, है नेटवर्किंग की जगह मॉनिटरिंग लिखा, सी एम डी एलियास लिखा मैंने, और नेटवर्किंग की जगह मॉनिटरिंग लिख दिया, और मॉनिटरिंग में ये कमांड डिफाइन कर दिए पूरे, ये 7-8 कमांड डिफाइन है, मैंने 5 कमांड डिफाइन कर दिया। अब नेटवर्किंग एक एलियास नेम बन गया। अब मैं नेटवर्किंग कॉल करूंगा तो ये पांचों कमांड को कॉल करेगा, करेगा कि नहीं। राइट। उसके बाद मैंने ये डिफाइन कर दिया कि ये जो नेटवर्किंग एलियास है, ये नेटवर्किंग एलियास क्या क्या कर सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया, एक ग्रुप बनाया मैंने, वो ग्रुप में मैंने बोल दिया कि भाई ये नेटवर्किंग ये कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक काम करोगे, आप एक यूज़र नेम डिफाइन कर दोगे। कौन सा यूज़र नेम, जो भी यूज़र बनाया है उस जो मॉनिटरिंग के भी लिए, यूजर। मॉनिटरिंग नाम से यूज़र बनाया आपने। ठीक है, अब आपने बोल दिया कि मॉनिटरिंग जो है ना वो ये कमांड ये काम कर पाएगा, नेटवर्किंग क्या केवल ये कमांड चला पाएगा, ऑल कर दिया आपने, केवल यही कमांड चला, बाकी नहीं कर पाएगा कुछ, सिंपल। ओके। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया रवि। हाँ। और अजहर समझ में आ गया। तो एक हाँ एक चीज़ जो नेटवर्किंग, हाँ हाँ, बोलो। जो नेटवर्किंग में आपने जो कमांड जो लिखी है वो तो एक बार दोबारा जाना उसमें सीधा फाइल में, जहाँ पे हमने नेटवर्किंग लिखा। तो ये जैसे ये कमांड एस बीन राउट, एस बीन नहीं नहीं आईपी, नहीं ये नहीं, सारी कमांड। ये एक्चुअली देखो ये राउट है, ये राउट कमांड है कि नहीं। लेकिन राउट कमांड है कहाँ, वेयर इज राउट कमांड का एब्सोल्यूट पाथ क्या है। वो बोलेगा राउट कमांड का एब्सोल्यूट पाथ स्लैश यूएसआर स्लैश एसबीएन स्लैश राउट है। ओके। तो ओके। आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ता है बस वहाँ पे, आप ऐसा नहीं कि राउट बस लिख दो। ठीक है। ठीक है, ओके। क्लियर है ये यार। अजर बताओ यार, कुछ तुम बोल रहे हो। ये तो आ गया मेरे को समझ। आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ। चलो तो अब है ना हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब हम्म। यूज़र वन को ही लेते हैं। मैंने बोला चेज स्पेस माइनस एल, सॉरी एल और यूज़र वन एंटर किया मैंने। देखो ये क्या बता रहा है, बोला लास्ट पासवर्ड चेंज, लास्ट पासवर्ड 12 सितंबर 2021 को चेंज हुआ था। ठीक है, पासवर्ड एक्सपायर कब हुआ रहा, कोई लॉगिन हुआ है क्या? पासवर्ड एक्सपायर कब हुआ रहा, पासवर्ड एक्सपायर नेवर, मतलब पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। ओके। पासवर्ड इनएक्टिव कभी नहीं होगा, नेवर मतलब कभी होगा ही नहीं। अकाउंट एक्सपायर नेवर, कभी नहीं होगा। मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 0। ठीक है, 0 मतलब कभी पूछेगा ही नहीं वो पासवर्ड चेंज करने के लिए। मैक्सिमम इतना है, तो बहुत तेज है ये, इतना तो। नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर 7 डेज, लेकिन ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि आप तो यहीं पे बोल रहे हो कि पासवर्ड एक्सपायर ही नहीं हुआ। पासवर्ड आपका एक्सपायर होगा नहीं। राइट। ठीक है, तो ये तो मतलब नहीं बनता इसका कुछ। हम्म। अगर आप चाहते हो चेंज स्पेस हाइफन एल कर दो, अगर आप चाहते हो इसमें मॉडिफिकेशन करना तो ये ऑप्शन है। जैसे हाइफन डी का यूज़ कब होता है, लास्ट डे, सेट डेट ऑफ लास्ट पासवर्ड चेंज टू लास्ट डे। ठीक है, हाइफन कैपिटल ई, हाइफन एक्सपायरी डेट, सेट अकाउंट एक्सपायरेशन डेट, अकाउंट एक्सपायरेशन डेट है ये अकाउंट एक्सपायरेशन डेट कि आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। अकाउंट एक्सपायर और पासवर्ड एक्सपायर में क्या फर्क है? अकाउंट पासवर्ड तो पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। अकाउंट मतलब तुम्हारा यूज़र लॉक हो जाएगा।
ठीक है, अकाउंट मतलब तुम्हारा यूज़र लॉक हो जाएगा, पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा, एक यूज़र लॉक हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद इन यूज़र अनलॉक करना पड़ेगा, राइट? यूज़र अनलॉक करना पड़ेगा। यूज़र अनलॉक ऐसे करते हैं, देखो मैं तुमको एक कमांड ही बता देता हूँ। यूज़र मोड हाइफन कैपिटल एल, लॉक करना हो यूज़र को, यूज़र 1, ये यूज़र लॉक हो गया। देखो ETC, देखो बताता हूँ कैसे पता करोगे आप। यूज़र 1 को देखो यहाँ पे, देखो ये है ना, ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब है यूज़र लॉक हो गया। अब देखो मैं अनलॉक करूँ यूज़र को, हाइफन कैपिटल यू, ये अनलॉक हो गया। अब एक्सक्लेमेशन साइन वहाँ से हट गया होगा, देखते हैं चलो, दिख रहा है एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ, दिख रहा है? हेलो? हाँ नहीं, नहीं तो नहीं दिख रहा है ना, ये यूज़र अनलॉक हो गया। तो अकाउंट ऐसे ही लॉक होते हैं। चलो वहीं पे आ जाए हम। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाइफन कैपिटल आई। ये है पासवर्ड एक्सपायर कैसे करते हो, मतलब पासवर्ड एक्सपायरी का आप डेट डिफाइन करना है किसी यूज़र के अगेंस्ट, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो हाइफन कैपिटल आई से। लिस्ट से आप लिस्ट कर सकते हो किसी यूज़र को, जैसे आपने लिस्ट किया था ना यूज़र का स्टेटस चेक करने के लिए, ऐसे लिस्ट कर सकते हो। एम क्या, मिनिमम डेज, ठीक है, मतलब सेट मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिफोर पासवर्ड चेंज, ये है भाई, ओके ओके। ये वाला लास्ट वाला, हाइफन स्मॉल एम से, कैपिटल एम से। मैक्सिमम डेज बिफोर पासवर्ड चेंज, ठीक है, मतलब मिनिमम नहीं का नहीं नहीं मतलब हो गया अगर मिनिमम नहीं, ये है, सॉरी, हाँ ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, और जो वार्निंग है ना हाइफन कैपिटल डब्ल्यू, ये वार्निंग का है। सेट एक्सपायरेशन वार्निंग डेज टू, दो करके देखते हैं अपन, ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ये है, और शिट, तो सबसे पहले चेज हाइफन कैपिटल डब्लू, कितने कर दूं मैं, 2 डेज कर देता हूँ, ठीक है। किसके लिए, यूज़र 1 के लिए कर देते हैं हम, कर दिया। अब चेक करें, अरे सॉरी, यूज़र 1, तो यहाँ पे 2 लिख के आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि यार मेरे को मिनिमम डेज पासवर्ड एक्सपायरी 7 कर देता हूँ मैं। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। मैक्सिमम कर दिया मैंने हाइफन कैपिटल एम, मैंने 15, पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा इतने दिन में, ठीक है, ठीक है, पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा 7 से 15 दिन तक। चाहे यूज़र लॉगिन कर रहे हैं तो भी पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, वो तो डेट को काउंट करेगा ना, हम्म, चाहे वो यूज़र लॉगिन करे छुट्टी में रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक, वो तो ओके डेट को कंसीडर करेगा, ठीक। ओके। चलो, ये तो हो गया पॉइंट। अब हम देखते हैं अकाउंट एक्सपायर्स का। अकाउंट के लिए फिर मैं एक बार एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ अकाउंट के लिए क्या है। हाइफन कैपिटल ही अकाउंट के लिए, अकाउंट के लिए हाइफन कैपिटल ही। अब किस फॉर्मेट में डिफाइन करना है मेरे को, चेज स्पेस हाइफन कैपिटल ही। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेट अकाउंट एक्सपायरेशन डेट टू एक्सपायर डेट 10/10/2021, ठीक है। डेट मंथ ईयर, एक बार चेक करें हम, सॉरी यार, यूज़र 1, देखो यहाँ पे अकाउंट आ गया 10 अक्टूबर 2021 को आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब पासवर्ड को इनएक्टिव बनाना है, तो पासवर्ड को इनएक्टिव बनाना है तो हाइफन कैपिटल आई,
तो यहाँ पे कैसे 10/9/2021 इनएक्टिव यार, तो इसने लिया नहीं। आपने डेट पुरानी डाल दी ना, चेक कीजिए इसमें, या अगर डेट ऑलरेडी वो निकल चुकी है। हाँ, मैं चीज हाइफन कैपिटल आई कैसे असाइन करते हैं देखने एक बार। ये बोल रहा है इनएक्टिव सेट द नंबर ऑफ डेज ऑफ इनएक्टिव एक्टिव एक्सपायर्ड बिफोर काउंट लॉक। ठीक है, इनएक्टिव ऑप्शन नंबर ऑफ डे होल अकाउंट ठीक है भाई, ये तो नंबर ऑफ डेज ही देना है बस, कह रहा है। मैंने दे दिया 15। ये आ गया आपका ठीक है 10 हमारे यहाँ अक्टूबर। भी यही सेटअप किया हुआ है कि अगर 30 दिन तक लॉगिन नहीं किया किसी भी सर्वर से तो ये पासवर्ड एक्सपायर पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब सेम आप अब पासवर्ड एक्सपायर की बात करते हैं हम। सॉरी, पासवर्ड एक्सपायर तो डिफाइन कर दिया हमने। ये पासवर्ड इनएक्टिव, सॉरी पासवर्ड इनएक्टिव। अब पासवर्ड एक्सपायर के लिए हाइफन कैपिटल ई है, ठीक है। और पासवर्ड एक्सपायर तो मैंने सेट कर दिया है शायद यार, कि नहीं किया। हाइफन कैपिटल ई नहीं लगा, किया यार ये ना पासवर्ड एक्सपायर, यही तो डिफाइन किया ना मैंने, ये ना देखो। नहीं 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 सॉरी, दिया ना 10 अक्टूबर जो आपने किया। नहीं नहीं, ये तो मैंने अकाउंट एक्सपायर किया, हाइफन ही तो अकाउंट एक्सपायर के लिए ना। ए, ये इनएक्टिव हो गया हाइफन आई से। मिनिमम मैक्सिमम रूल, ये वार्निंग हो गया। हाइफन डी होता है क्या शायद, हाइफन डी 15 यूजर 21। और लेते हैं। अरे इस फॉर्म में देना हाइफन डी, इस फॉर्म में ईयर मंथ डेट, ठीक है। ऐसे में वो ये ले लेगा, यही ले लिया उसने। और चलो चेज हाइफन कैपिटल डी, ईयर क्या है 2021, मंथ क्या है 10 और डेट है 12, यूज़र 1। ये ले लिया। अच्छा, लास्ट पासवर्ड चेंज भी चेंज कर सकते हैं, वैसे गलत है। लास्ट पासवर्ड चेंज का डेट मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं हम, समझे कि नहीं। ओके। तो यार आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो चेंज से, ठीक है। आप पूरी पॉलिसी चेंज कर सकते हो किसी भी यूज़र की। वैसे ये तो हम ऐसा तो करते नहीं है, क्योंकि हम कभी भी लोकल अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लोकल अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये पॉलिसी लिखी है। अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, जो इंफ्रा होता है वो डोमेन पे होता है। अब कई कंपनीज यूज़ करती हैं डोमेन के लिए एक्टिव डायरेक्टरी,
या फिर कुछ कंपनी यूज़ करती है एलडेप या फिर सांबा पीडीसी डोमेन कंट्रोलर लिनक्स का। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये जो चीज़ है ये उसके अंडर में आता है, लेकिन चेंजेस एज इट इज़ होते हैं। अगर आप डोमेन कंट्रोलर यूज़ करोगे तो पॉलिसी तो आप भी ऐसी ही लगाओगे एज इट इज़, कॉन्सेप्ट सिंटैक्स सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये सब कुछ आएगा इस डोमेन कंट्रोलर के अंडर में। मतलब मैं एक एक यूज़र के लिए चेंज नहीं करूँगा जा जाके। अब सपोज मेरे पास टीसीएस में 1 लाख यूज़र है, क्या मैं एक एक यूज़र को चेंज करता रहूँगा बैठ के? नहीं वही क्वेश्चन था मेरा तो। नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिसी बनती है हो सकता है ग्रुप लेवल पे बने, डिपार्टमेंटल लेवल पे बने, लेकिन वो बल्क में बनता है। ठीक है, तो हम करते हैं डोमेन कंट्रोलर के एंड से। यहाँ पे तो हमारे पास कोई डोमेन कंट्रोलर है नहीं कि मेरी मशीन डोमेन से ज्वाइन है, वहाँ पे हम पॉलिसी लगाऊँ, मैं वहाँ पे सेम टाइप की पॉलिसी इनेबल करूँ। डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन कंट्रोलर का मेन मतलब ये होता है कि आप सेंट्रलाइज यूज़र को मैनेज कर रहे हो फॉर योर इंफ्रा। सपोज आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रा है, आपके पास एम्प्लॉय हैं, आपके पास यूज़र्स के लैपटॉप हैं, आपके पास सर्वर्स हैं बहुत सारे, राइट, आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं, आपने पूरे इंफ्रा को डोमेन से इंटीग्रेट किया हुआ है। मतलब कि आप अकाउंट क्रिएट करते हो डोमेन कंट्रोलर पे, एक्टिव डायरेक्टरी पे, और वो यूज़र डोमेन अकाउंट से आप लॉगिन होते हो अपने लैपटॉप या अपने सर्वर से। ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर में क्या होता है, 2 टाइप की प्रोफाइल होती है, एक लोकल प्रोफाइल, एक रूमिंग प्रोफाइल। ठीक है, वो अलग है डोमेन कंट्रोलर कॉन्सेप्ट। अब ये मान के चलो कि अ, अगर डोमेन अकाउंट है आपका, तो आपका जो अकाउंट है ना वो डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, और आपकी मशीन है इंटीग्रेटेड है डोमेन से, तभी आप वो अकाउंट से लॉगिन कर पा रहे हो अपनी मशीन पे। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर से। इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कोर्स ही है इसका, सांबा पीडीसी, एलडेप और सांबा पीडीसी है ना, डोमेन कंट्रोलर मेरी वेबसाइट पे है दोनों। तो इस पे फिर डिस्कशन थोड़ी लंबा हो जाएगा, वो मतलब नहीं है हमारा उतना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ सूडो और चेज में कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को आप, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चीज़ यही है, चीज़ में जो हमने देखा वो हमने यूज़र लेवल पे देखा। चीज़ इसको अब आपने डोमेन वाला बनाया, बट वैसे इसको भी हम ग्रुप लेवल पे भी चेंज कर सकते हैं क्या? करते हैं। आप बहुत बहुत सारे इन्वायरमेंट में ऐसा भी देखोगे, आप ही के यहाँ भी, आपके यहाँ भी बहुत होगा, हमारे यहाँ पे भी है, क्योंकि कई ऐसे मतलब डिपार्टमेंट होते हैं जो कि वो नहीं चाहते कि मैं एडी अकाउंट यूज़ करूँ। जैसे साइबर डिफेंस सेंटर हो गया, टीसीएस का भी होगा। ठीक है, सिक्योरिटी टीम हो गई टीसीएस की। ठीक है, वो नहीं चाहती कि मेरे सर्वर इंटीग्रेटेड हो डोमेन से। ठीक है, क्योंकि मैं अगर उससे इंटीग्रेट करूँगा और मैं डोमेन अकाउंट को यूज़ करूँगा, बनी बात है मेरे पैकेट जाएंगे डोमेन कंट्रोलर के पास। ठीक है, अगर कोई भी वायर शार्क यूज़ करेगा, कोई भी टीसीपी डंप चलाएगा, तो पूरा पैकेट को कैप्चर कर लेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर काहे का सिर्फ साइबर डिफेंस सेंटर है वो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे ना, वो लोकल अकाउंट यूज़ करते हैं, या फिर उनको मजबूरी में अपना खुद का डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़े शायद, कि उनका जो भी लॉग हो वो उनके पास ही हो, कहीं बाहर नहीं जाए। ठीक है, जैसे आईएम हो गया, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, जैसे बियॉन्ड ट्रस्ट का सुना होगा शायद आपने। आजकल बियॉन्ड ट्रस्ट बहुत सारे ऐसे टूल यूज़ हो रहे हैं जिससे जिसको हम स्टेक होल्डर को एक्सेस देते हैं डायरेक्टली, वो डोमेन कंट्रोलर से इंटीग्रेट नहीं होते हैं। डायरेक्ट बियॉन्ड ट्रस्ट पर मैंने मशीन अपनी ऐड करी और बियॉन्ड ट्रस्ट को एक्सेस किया लोगों ने एज अ जंप सर्वर, और वहाँ से अपनी मशीन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे अकाउंट है, अकाउंट को हम अकाउंट के लिए पॉलिसी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एंड यूज़र है, मेरे स्टेक होल्डर है, मेरे क्लाइंट हैं बड़े बड़े। क्लाइंट तो बाहर बैठे हैं, ठीक है, क्लाइंट तो इंटरनेट पे हैं। तो क्या क्लाइंट के लिए मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे अकाउंट बनाऊंगा? नहीं करते हैं हम ऐसे बहुत केसेस में, फॉर सिक्योरिटी रीज़न। तो हम यूज़ करते हैं बियॉन्ड ट्रस्ट। बियॉन्ड ट्रस्ट इस टाइम पे बहुत चल रहा है, शायद आप लोग तो आपके यहाँ तो 100% होगा टीसीएस में, 101%, और बहुत सारे इंफ्रा पे बियॉन्ड ट्रस्ट यूज़ करोगे आप लोग। हमारे यहाँ पे मतलब यूनिक्स पे, मतलब जैसे हम मैं बहुत सारे यूनिक्स सर्वर पे एक्सेस करता हूँ अलग अलग। एक सर्वर पे इन्होंने वो एक्टिव डायरेक्टरी वाला किया है, मैंने
हम्म, जिसके और वो भी सिर्फ यूएस यूएस लोकेशन पे है, जैसे जो इंडिया से हम्म, लॉगिन करते हैं उनके लिए नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए हम्म, तो उन्होंने नहीं किया हुआ है। ये है बियॉन्ड ट्रस्ट। तो तो ये है ना, हम डोमेन कंट्रोलर हम यूज़ नहीं करते हैं अगर बात अगर स्टेक होल्डर की एंड यूज़र की जाती है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट टूल यूज़ करते हैं, जैसे बियॉन्ड ट्रस्ट वर्ल्ड का सबसे नंबर वन टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप क्या करते हो, केवल बियॉन्ड ट्रस्ट को बोलते हो कि आप मेरे सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। तो बियॉन्ड ट्रस्ट की कुछ अकाउंट मेरे को अपने सर्वर पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अकाउंट क्रिएट किया, बियॉन्ड ट्रस्ट क्या करता है, उसकी इमेज ऐड कर लेता है अपने डैशबोर्ड में। जैसे ही ऐड करेगा, अब आप जैसे ही बियॉन्ड ट्रस्ट में जाके उसकी गुई में जाके आप क्लिक करोगे ना डिवाइस पे, डिवाइस है ना पुट्टी में ओपन हो जाएगा। अगर विंडोज़ है, अगर लिनिक्स है, अगर विंडोज़ है तो लिनिक्स में आ जाएगा, अगर विंडोज़ है तो आईडीपी ओपन हो जाएगा, एक जंप सर्वर टाइप का, ठीक है, इंटरनेट से भी। तो ये है, लेकिन अब लेकिन जो अकाउंट बनता है ना बियॉन्ड ट्रस्ट का, वो लोकल अकाउंट होते हैं पूरे आपके सर्वर पे। उस लोकल अकाउंट पे हमें ये पॉलिसी लगानी पड़ती है, मैं बता रहा हूँ आपको ये। तो ये तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि 100% आप डोमेन कंट्रोलर पे ही ऐसा ये पॉलिसी लगाओगे, सेम सिंटेक्स आप लोकल अकाउंट पे भी लगाते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका यूज़र मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया फिनिश, पूरा कंप्लीट, है ना। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पार्टीशन, ठीक है। मैंने आप लोगों को पार्टीशन थ्योरी पढ़ाया था, थ्योरेटिकल, राइट। जैसे अब पार्टीशन की बात करें हम, तो सपोज़ मेरे जैसे विंडोज़ मशीन में नहीं, आप पार्टीशन होते हैं, सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ठीक है। सेम लिनक्स मशीन पे भी होता है आपका स्लैश पार्टीशन, स्लैश बूट पार्टीशन, स्वैप पार्टीशन, राइट। अगर आप देखते कैसे हो, आप देखते हो एफ डी स्पेस माइनस एल, एफ डी स्पेस माइनस एल बताता है रॉ पार्टीशन आपका। बुरा एफ डी स्पेस माना आपकी मशीन पे दो पार्टीशन है, एस डी ए वन, एस डी ए टू। आपकी मशीन जो हार्ड डिस्क है एस डी ए, वो 15 GB की हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में आपने दो पार्टीशन बनाए हैं, एक एस डी ए वन और एक एस डी ए टू, ठीक है। चलो, दो पार्टीशन मेरे को दिख गया। अब आपने डी एफ स्पेस हाइफन एच कमांड चलाया। डी एफ स्पेस हाइफन एच कमांड ये बताता है कि जो आपके रॉ पार्टीशन है वो किस डायरेक्टरी के साथ माउंटेड है, मैप्ड है। जैसे एस डी ए वन बता रहा है कि स्लैश बूट के साथ मैप है, और सी एस रूट बता रहा है कि आपका स्लैश के साथ मैप है, राइट। ये क्या है, ये आपका लॉजिकल वॉल्यूम है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने एक चीज़ नहीं देखा, यहाँ पे स्लैश बूट और स्वैप 3 पार्टीशन है, लेकिन यहाँ पे 2 ही पार्टीशन दिख रहा है। पहला वाला तो स्टैंडर्ड पार्टीशन है, लेकिन दूसरा वाला जो है ना वो लॉजिकल वॉल्यूम है, एलवीएम, इसके अंदर में 2 पार्टीशन है, लेकिन वो 2 पार्टीशन आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। वो 2 पार्टीशन आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, वो 2 पार्टीशन आपको दिखेगा यहाँ से, एक रूट और एक स्वैप है। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, हाँ, कोई टेंशन नहीं है, ये सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं पार्टीशनिंग के लिए। मैं ये चेक करता हूँ क्या मेरे पास स्पेस है एसडीए में। कैसे चेक करेंगे हम, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एफ डिस्क स्पेस स्लैश डिस्क स्लैश एस डी, यही है ना मेरी हार्ड डिस्क, है ना। एंटर किया मैंने। अब मेरे को पता नहीं क्या चलाना है, ये टर्मिनल क्या है, इसमें क्या चलाना है, तो देखो साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कमांड एम फॉर हेल्प। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो एम से आप हेल्प ले सकते हो। मैंने एम लिखा है, एंटर किया, तो देखो इतनी सारी हेल्प आ गई। आपके लिए कौन सी कमांड इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। देखो कौन कौन सी कमांड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो कमांड आप यूज़ करोगे वही कमांड। बाकी देखो रिसर्च सेंटर वाले भी यूज़ करते हैं, राइट, डेवलपर भी यूज़ करते हैं, वो हमारा कोई काम नहीं है उसका, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमारे इंफ्रा के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ये जेनरिक कमांड की ज़रूरत है। सबसे पहला कमांड ये, अरे मैं डायरेक्ट कॉपी कर ले रहा हूँ ना,
डी डिलीट, पार्टीशन डिलीट करने के लिए डी यूज़ करते हैं, ठीक है। और पार्टीशन का टाइप चेक करना तो हाइफन स्मॉल एल से चेक करते हैं। एन से ऐड ए न्यू पार्टीशन, कोई नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। पी से पार्टीशन टेबल चेक करने के लिए। टी से पार्टीशन टाइप चेंज करने के लिए। यहाँ पे आपने पार्टीशन टाइप लिस्ट किया और यहाँ पे पार्टीशन टाइप को चेंज कर रहे हो। एल से लिस्ट करते हैं, टी से चेंज करते हैं, ठीक है। ये कोई काम का नहीं है। एम से प्रिंट दिस मेनू, जो आपने ये मेनू प्रिंट किया ना, देखो एम लिखा आपने, यही मेनू प्रिंट हो गया, राइट। और डब्लू से राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। डब्लू करोगे तो जो भी चेंजेस किया आपने वो सेव हो जाएगा और आप बाहर निकल जाओगे इसके, ठीक है। और क्विट से बिना सेव के बाहर निकल जाओगे, क्विट आगे बिना सेव के। फिर मैं अंदर जाता हूँ। हाँ, अब देखो एक एक करके करते हैं। डी, पार्टीशन डिलीट करने के लिए हाइफन डी यूज़ होता है। मेरे को पार्टीशन कोई डिलीट करना नहीं है। अगर मैं डी करूँगा तो देखो पूछ रहा है, बोल रहा है आपकी मशीन पे 2 पार्टीशन है, 1 और 2, कौन सा डिलीट करना है। डिफ़ॉल्ट अगर आप ब्लैंक एंटर कर दोगे तो सेकंड नंबर का पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। अगर आप 1 लिखोगे तब ये पहले नंबर का पार्टीशन डिलीट होगा। मेरे को कोई पार्टीशन डिलीट नहीं करना, मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती। एल, लिस्ट नॉन पार्टीशन टाइप, मैंने एल प्रेस किया, इंटर किया। देखो ये पार्टीशन के टाइप हैं। ये लाइनेक्स स्वैप क्या टाइप 82 है इसका। लेनिस का टाइप क्या है 83 है, ठीक है। और फैट 12 का टाइप क्या है 1 है, ठीक है। और लाइनेक्स एलवीएम का टाइप क्या है 8E है, ठीक है। और पार्टीशन टाइप पी, देखो पी से, पी क्या है यहाँ पे, प्रिंट द पार्टीशन टेबल, राइट। मैं पार्टीशन टेबल प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आईडी और यहाँ पे लिखा हुआ टाइप। ये जो पहली वाली हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क 1 GB की है और इसकी आईडी क्या है 83, ये आईडी है। और इसका टाइप क्या है लाइनेक्स। टाइप देखो, टाइप लाइनेक्स टाइप, लाइनेक्स टाइप, लाइनेक्स टाइप कहाँ है, ये है लाइनेक्स और ये 83 है इसकी आईडी। अब देखो इस, ये लाइनेक्स एलवीएम टाइप देखो कहाँ पे है, ये लाइनेक्स एलवीएम टाइप है, राइट। और इसकी आईडी 8 ही है, इसकी आईडी। मतलब आप उस पार्टीशन का टाइप कन्वर्ट कर रहे हो। अगर आपको किसी पार्टीशन को लॉजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो उसका टाइप आपको असाइन करना पड़ेगा उस पार्टीशन को, तो उसका टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं जैसे अभी आगे, है ना। मैं एक नया पार्टीशन क्रिएट करता हूँ। नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए ऐड ए न्यू पार्टीशन, क्या ऐड ए न्यू पार्टीशन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले कॉपी करके आप लोगों को भेज दे रहा हूँ। इस पे फोकस करना है आप लोगों को। ये भेज दिया मैंने, ठीक है। अब देखो मेरे को पार्टीशन क्रिएट करना है, मैंने एन लिखा, ऐड ए न्यू पार्टीशन। ये यहाँ पे देखो, नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए ऐड ए न्यू पार्टीशन, है ना। तो मैंने नया पार्टीशन क्रिएट किया, एंटर किया, बोला ऑल स्पेस फॉर प्राइमरी पार्टीशन इज इन यूज़। बोला कि आपके पास कोई स्पेस ही नहीं है, आप पार्टीशन नहीं बना सकते हो, तो क्विट कर जाओ आप। अब आप देखो क्या मेरे पास एक ही हार्ड डिस्क है। आपने देखा हाँ यार मेरे पास तो एक ही हार्ड डिस्क है SDA, तो क्या करें, हम एक और हार्ड डिस्क ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे सेटिंग में, जाता हूँ इसके डिस्क 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 स्टोरेज, स्टोरेज में गया, ठीक है। 15 GB, राइट राइट, बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं।
यार डिग्रेडेड है। कोई नहीं, इसको शट डाउन करना पड़ेगा ना। मैं शट डाउन कर देता हूँ। एक और हार्ड डिस्क ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कर तो दिया। वीएमडी के बनाते हैं, ठीक। फिक्स साइज कितना दिया मैंने? 1 GB दिया, ठीक है। कहाँ बना 1 GB? अच्छा, ये इसके लिए बनाना, पहले वाले के लिए। ठीक है, बन गया। ठीक है, ठीक है, ये बना दिया दूसरा पार्टीशन मैंने। ओके किया। दूसरी हार्ड डिस्क हाँ, दूसरी हार्ड डिस्क ऐड करी है मैंने। ठीक है, अब एवरेज स्पेस माना सेल करते हैं हम। देखो, आपको ना दूसरी हार्ड डिस्क भी दिखने लगी है अब, 2 GB की, /dev/sdb, राइट।
दिख रही है कि नहीं? एक ये वाली हार्ड डिस्क तो पहले से थी जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है। अब सेकंड वाली हार्ड डिस्क भी दिख रही है, ठीक है। सेकंड वाली हार्ड डिस्क 2 GB की दिख रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि मेरे को ना इस सेकंड वाली हार्ड डिस्क पे पार्टीशन क्रिएट करना है, ठीक है। //db एंटर किया है ना, एम एड ए न्यू सॉरी एम से प्रिंट दिस मेनू। नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन एड ए न्यू पार्टीशन, राइट। तो एन करता हूँ मैं, एंटर किया। वो कह रहा है कि क्या बनाना है आपको, प्राइमरी पार्टीशन बनाना है कि एक्सटेंडेड बनाना है। मैंने क्या बताया रहा, अगर आप प्राइमरी पार्टीशन बनाते हो तो मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो आप, देखो इसमें लिखा भी हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको 10-12 पार्टीशन बनाना है तो आपको प्राइमरी पार्टीशन मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बनाना पड़ेगा, जिससे चौथा पार्टीशन आपका एक्सटेंडेड बन जाए और एक्सटेंडेड के अंदर बहुत सारे लॉजिकल पार्टीशन बन सकें। देखो क्या लिखा हुआ है एक्सटेंडेड में, कंटेनर ऑफ लॉजिकल पार्टीशंस। मतलब ये एक्सटेंडेड क्या कंटेनर होता है लॉजिकल पार्टीशन का, मतलब बहुत सारे लॉजिकल पार्टीशन एक्सटेंडेड के अंदर बनते हैं। आपने सपोज आपने एक्सटेंडेड पार्टीशन की साइज डिफाइन कर दी 20 GB, तो अब उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिकल पार्टीशन बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 20 GB तक का, इससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता क्योंकि टोटल साइज एक्सटेंडेड पार्टीशन की 20 GB है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को प्राइमरी पार्टीशन तो बनाना पड़ेगा पहले, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको प्राइमरी बनाना बनाओ, नहीं बनाओ, आप एक्सटेंडेड बना लो। तो वो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है प्राइमरी यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखो सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट पी। अगर आप कुछ भी असाइन या डिफाइन नहीं करते हो यहाँ पे तो बाई डिफ़ॉल्ट है ना प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेगा, ठीक है। मैं कुछ भी डिफाइन नहीं करता यहाँ पे, एंटर कर दिया मैंने। बोल रहा यूजिंग डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स पी, बोल रहा है कि आप इसने कंसीडर कर लिया कि आप प्राइमरी पार्टीशन बनाओगे। अब इसने एक और ऑप्शन दिया, बोल रहा पार्टीशन नंबर। बोल रहा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 फ्री पार्टीशन बना सकते हो अगर आप चूज़ करते हो प्राइमरी। अब वो बोल रहा है कि आपको कौन से नंबर का पार्टीशन बनाना है, 1 से 4 में आपके पास 4 ही ऑप्शन है बस, 1 2 3 4। आप टोटल 4 प्राइमरी पार्टीशन बनाओगे तो डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा, आपको 1 से चलना है, बिल्कुल चलना है 1 से, एंटर। अब बोल रहा है सेक्टर, बोल रहा है ये जो 2 GB का पार्टीशन है आपका एसडीबी में सेक्टर जो फ्री हैं 2048 से यहाँ तक के सेक्टर फ्री हैं, इसके बीच में बनेंगे आपके पार्टीशन। स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। मेरे को लेकिन सेक्टर में साइज ही नहीं देनी, मेरे को पता नहीं सेक्टर क्या है, तो मैं क्यों दूँ साइज सेक्टर में, राइट। एंटर कर दिया। मेरे को देना है साइज KB, MB, GB, TB और पेटाबाइट में, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है। मेरे को पता है कि KB क्या होता है, मेरे को पता है MB क्या होता है, मेरे को ये भी पता है GB या टेराबाइट या फिर पेटाबाइट क्या होता है, ठीक है। हम इसको मेजर कर सकते हैं इजीली, लेकिन हमें सेक्टर नहीं पता सेक्टर क्या होता है। मैंने आपको सिलेंडर पढ़ाया, शायद याद हो आपको, फर्स्ट डे सिलेंडर, ठीक है। और मैंने बोला चलो सिलेंडर में आप मेजर नहीं करना, आप इसमें करना, आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। जब मेरे को सिलेंडर के बारे में पता ही नहीं है तो मैं क्यों साइज दूँ सिलेंडर में यहाँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एंटर मार दिया उसको, मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। मैंने बोला कि मेरे को साइज़ इस फॉर्मेट में देना है, KB, MB, GB या टेराबाइट या पेटाबाइट में। बोल रहे कि आपको देना क्या है साइज़, ऐसे प्लस, पहले प्लस लिखना है, फिर साइज़ लिखना है, फिर कोई एक चूज़ करना है आपके अकॉर्डिंग जितना आपको स्पेस चाहिए। एग्जाम्पल मैंने प्लस लिखा क्योंकि इसने ही प्लस लिखा हुआ है, राइट। फिर मैंने लिखा साइज़, जैसे मैंने लिखा 500। मेरे पास टोटल 2 GB का पार्टीशन है, 2 GB है मेरे पास हार्ड डिस्क, राइट, टोटल साइज उसकी। तो मैं MB में देता हूँ, कैपिटल M। तो ये कितने MB का पार्टीशन बनाएगा, पहला 500 MB का पार्टीशन बनाएगा। एंटर किया मैंने, देखो एक पार्टीशन बन गया। P से चेक करें हम, P से चेक किया, देखो एक SDB1 नाम का पार्टीशन बन गया। SDB हार्ड डिस्क में आपकी जो 2 GB की SDB हार्ड डिस्क है उसमें एक पहला पार्टीशन क्रिएट हुआ है SDB1 जो कि 500 MB का पार्टीशन है, ठीक है। कितने MB का पार्टीशन है, 500 MB का। चलो मैंने एक ही पार्टीशन बनाया। अब इसका टाइप चेंज करना है मेरे को, L से देखते हैं, लिस्ट नोन पार्टीशन टाइप। L स्टैंड फॉर लिस्ट नोन पार्टीशन टाइप।
अभी तो बाय डिफॉल्ट इसका पार्टीशन टाइप क्या है, लाइनेक्स। 83। तो उसकी तो उसकी आईडी 83 है। जब भी कोई आप पार्टीशन क्रिएट करते हो तो उसकी डिफॉल्ट टाइप लिनक्स होती है, ठीक है। वेन एवर यू विल क्रिएट एनी पार्टीशन इन लिनक्स तो उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप आपकी लिनक्स होगी, ठीक है। अगर टाइप उसकी लिनक्स होगी तो बनी बात है उसकी आईडी भी 83 होगा, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टीशन की आईडी चेंज कर सकते हो, टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में कभी भी एग्जिस्टिंग जो यूज हो रहा पार्टीशन उसकी आईडी चेंज नहीं करना, उसकी टाइप चेंज नहीं करना। ऐसे में आपको पूरा का पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा। जो नई मशीन है बिल्कुल नया पार्टीशन बना है उसकी आईडी चेंज कर दो आप, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ये पार्टीशन को इस फॉर्मेट में यूज़ करना है तो आप वो फॉर्मेट यूज़ कर लो। जैसे एस डी बी मैंने बोला कि यार ये पार्टीशन तो अभी 83 है, लिनक्स टाइप है इसका, मतलब ये स्टैंडर्ड पार्टीशन है राइट, मेरे को इसको लॉजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो लॉजिकल वॉल्यूम के लिए मैंने आपको क्या बताया रहा, लिनक्स एलवीएम होता है टाइप, क्या होता है उसका टाइप, लाइनक्स एलवीएम। और उसकी आईडी क्या होगी, 80 होगी, 8E होगी। क्या होगी आईडी उसकी, 80। अब चेंज करना है, एल से तो मैंने लिस्टिंग किया है, चेंज करने के लिए क्या बता रहा है मैंने, एम से चेक कर लेते हैं। चेंज करने के लिए बता रहा है मैंने टी, चेंज अ पार्टीशन सिस्टम टाइप, चेंज अ पार्टीशन टाइप। तो टी लिखा मैंने, एंटर किया, वो बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट कर लिया, देखो सेलेक्टेड पार्टीशन 1, क्योंकि एक ही पार्टीशन है एस में, एक ही पार्टीशन है SDB1। आपने दो पार्टीशन तो क्रिएट किया नहीं था कि आपने दो पार्टीशन बनाओ /dev/SDB1 SDB2, एक ही पार्टीशन उसने, तो उसने बाय डिफॉल्ट वो पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया। और देखो यहाँ पे लिख के आ गया सिलेक्टेड पार्टीशन 1, पूरा हेक्स कोड, टाइप L टू लिस्ट ऑल कोड, मेरे को पता है उसकी आईडी 80 है, तो मैंने आईडी उसकी डिफाइन कर दी जो मेरे को चाहिए, ठीक है। हेक्स कोड क्यों लिखा है, क्योंकि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ना ये, इसलिए यहाँ पे हेक्स कोड लिखा हुआ है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसलिए हेक्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि अगर आपको हेक्स कोड नहीं पता है जिसका आप टाइप चेंज कर रहे हो, आप एल से हेल्प ले सकते हो। मैंने अभी ऊपर एल से तो हेल्प लिया रहा कि नहीं मैंने एल से हेल्प, है ना। और फिर मैंने ये भी चेक किया उसकी आईडी क्या होगी, लिनक्स एलवीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने असाइन कर दिया 8E, एंटर किया, तो चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स एलवीएम, देखो पार्टीशन टाइप उसका चेंज हो गया। पी से चेक करते हैं अगेन, यहाँ पे देखो उसका आईडी आपका 83 से 80 हो गया और टाइप उसका लिनक्स एलवीएम हो गया, राइट, है ना। तो आप ऐसे है ना पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, उसका टाइप चेंज कर सकते हो। W से आपने सेव कर दिया, है ना, W से, जहाँ पे आप W से आपने सेव किया और FD स्पेस -L करोगे तो अब आपको वो SDB के अंडर एक नया पार्टीशन दिखाएगा SDB1, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। फिर मैं अंदर जाता हूँ, SDB/SDB, पी से चेक किया, ये पार्टीशन दिख रहा है, मेरे को डिलीट मारना है, डी लिखा मैंने, तो डी लिखा मैंने, एंटर किया, ऑटोमेटिकली उसने एक पहले पार्टीशन को डिलीट कर दिया। क्यों, क्योंकि आपके पास एक सिंगल पार्टीशन था, इसलिए उसने पूछा नहीं ऑप्शन आपसे कि आपको कौन सा पार्टीशन डिलीट करना है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4। आपके पास सिंगल पार्टीशन है तो उसने डायरेक्ट डिलीट कर दिया पार्टीशन को, ठीक है। आप पी से चेक करोगे कोई भी पार्टीशन नहीं है आपके पास SDB में। फिर मैं क्रिएट करता हूँ एन एड ए न्यू पार्टीशन, नया पार्टीशन किया, पी प्राइमरी बना देता हूँ, चलो यहाँ पे पी लिख दिया मैंने, वैसे ज़रूरत नहीं थी आपको क्योंकि डिफ़ॉल्ट उसने पी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर इंटर, पहले नंबर का पार्टीशन उनको साइज में देना है +500 MB, मैंने फिर साइज दिया, देखो इसकी आईडी स्टैंडर्ड पार्टीशन बना। चलो हम फिलहाल अभी पहले स्टैंडर्ड पार्टीशन बनाते हैं। W से मैंने सेव कर दिया। जब भी कोई आप पार्टीशन क्रिएट करते हो और उसको सेव करते हो तो आपको पार्ट प्रोब कमांड चलाना ज़रूरी है उस हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है। क्या ज़रूरी है आपको, यू नीड टू एग्जीक्यूट पार्ट प्रोब कमांड ऑन एस, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या करेगी कमांड, अब ये कमांड क्या करेगी, पार्ट प्रोब करती क्या,
देखो पार्ट प्रूफ क्या करती है, आपने क्या किया, आपने पार्टीशन क्रिएट किया, राइट, आपने पार्टीशन क्रिएट किया। हम सिंपल सी बात करते हैं विंडोज़ के केस में, विंडोज़ का एग्जांपल लेते हैं। विंडोज़ में क्या करते हैं, हम पार्टीशन बनाते हैं, बनाते कि नहीं, है ना, क्रिएट पार्टीशन। फिर हम क्या करते हैं, पार्टीशन क्रिएट करने के बाद उसको फॉर्मेट करते हैं, राइट, करते कि नहीं, फॉर्मेट NTFS से करते हैं या फिर फैट से करते हैं, फैट 32 से, कोई भी फाइल सिस्टम से, है ना, करते हैं ना। तो सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे हमें यहाँ पे भी लिनक्स के केस में भी सेम करना पड़ता है। लेकिन जब आप लिनक्स पे पार्टीशन तो क्रिएट कर दिया, जैसे ही आप फॉर्मेट करोगे आपका कर्नल बोलेगा कि मेरे को किसको फॉर्मेट करना है, ये क्या है SDB1। कर्नल को नहीं पता है कि आपने कोई नया पार्टीशन बनाया है, क्योंकि कर्नल के टेबल में SDB1 की कोई एंट्री नहीं है। ओके। कर्नल के टेबल पे SDB1 कोई एंट्री नहीं है। कर्नल तो मना कर देगा, बोलेगा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मैं कैसे फॉर्मेट करूँ, रिजेक्ट कर देगा हर बार। आप इसको कभी फॉर्मेट नहीं कर पाओगे। आप जब भी कोई पार्टीशन क्रिएट करते हो, अगर आप वो पार्टीशन को यूज़ करना है तो कर्नल के टेबल में या कर्नल के पास वो पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज वो पार्टीशन आप कभी फॉर्मेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पार्ट प्रूफ चलाना बहुत ही ज़रूरी है। पार्ट प्रूफ, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप मशीन को रीबूट कर दो। जब आप मशीन को रीबूट करते हो तो क्या करता है कर्नल, डिवाइस और ड्राइवर के बीच में इंटरेक्शन करता है। डिवाइस ड्राइवर के बीच में इंटरेक्शन कराएगा तो देख लेगा वो पहले, अच्छा ये नया पार्टीशन आया, ठीक है, वो अपने टेबल में वैसे ही अपडेट कर देगा तुरंत, है ना, ड्यूरिंग पोस्ट। लेकिन मैं रीबूट क्यों करूँ, मेरा प्रोडक्शन सर्वर है, राइट, और मैं रीबूट थोड़ी लूँगा पार्टीशन के लिए। तो इसमें एक ऑप्शन आया है पार्ट प्रूफ का। पार्ट प्रूफ से डायरेक्ट कर्नल के पास ये टेबल कर्नल के टेबल में अपडेट करा सकते हो आप, ठीक है। पार्ट प्रूफ किया, पार्ट प्रूफ कर दिया, बढ़िया है। अब पार्टीशन के बाद आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करना है तो बनी बात है, फॉर्मेट करने के लिए कोई ना कोई फाइल सिस्टम तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं आप, अगर आप किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करना चाहते हो, है ना, तो यू मस्ट असाइन फाइल सिस्टम टू फॉर्मेट एनी पार्टीशन। विदाउट फाइल सिस्टम के तो आप फॉर्मेट कर नहीं सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट का मतलब ही ये होता है कि आप उस पार्टीशन पे फाइल सिस्टम असाइन कर रहे हो, ठीक है, फाइल सिस्टम डिफाइन कर रहे हो उस पार्टीशन पे। फाइल सिस्टम क्या करता है, ब्लॉक या सेक्टर क्रिएट करता है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। फॉर्मेट का मतलब ये होता है, फॉर्मेट का मतलब ये नहीं होता क्लीन करना, फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप फाइल सिस्टम असाइन कर रहे हो या डिफाइन कर रहे हो टू क्रिएट ब्लॉक और सेक्टर, ठीक है ना, टू स्टोर डेटा। तो अब यहाँ पे फॉर्मेट करना है आपको, तो फॉर्मेट करने के लिए आप क्या करते हो, लिनक्स का फाइल सिस्टम यूज़ करोगे। अब ये थोड़ी कि आप फॉर्मेट करें तो लिनक्स पे विंडोज़ का फाइल सिस्टम यूज़ करो, विंडोज़ का फाइल सिस्टम तो लिनक्स को सपोर्ट करेगा नहीं, राइट। लिनक्स का फाइल सिस्टम खुद का फाइल सिस्टम होता है सेपरेट। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा है ext4, देखो ऐसे तो ext2 भी था, ext3 आया, फिर अब ext4, अब चल रहा है XFS। लेकिन आपके नए वर्जन पे आपको दो ही मिलेंगे, ext4 मिलेगा या फिर XFS मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको कौन सा, बड़ी बात है, हम लेटेस्ट फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट फाइल सिस्टम में नए नए फीचर्स होते हैं, नए नए बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उस नया फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। तो कैसे फॉर्मेट करते हैं हम, MKFS स्टैंड फॉर मेक फाइल सिस्टम, ठीक है। टैब दबाया आपने, देखो तो ये सब आ गया, ext2, ext3, ext4 और XFS, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, XFS यूज़ करेंगे। कौन सा पार्टीशन फॉर्मेट करना है, /dev/sdb1, राइट, ये वाले पार्टीशन को फॉर्मेट करना है, ये थोड़ी करना है, तो पूरी हार्ड डिस्क है मेरी, ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी पूरी। मेरे को एक पार्टीशन फॉर्मेट करना है, आप धोखे से भी ये नहीं करना, ठीक है। SDB1 ये वाली पार्टीशन फॉर्मेट करना है मेरे को। आप पार्टीशन पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट करते हो ना विंडोज़ में, तो लिनक्स में भी आपको वो पार्टीशन डिफाइन करना पड़ेगा। एंटर किया आपने, देखो ये फॉर्मेट हो गया। कैसे पता चला आपको ये फॉर्मेट हो गया, देखो साइज, ब्लॉक साइज,
है ना, ये सब असाइन हो गया उस पार्टीशन को, ठीक। लेकिन फॉर्मेट के बाद अगर आप ट्राई करते हो कि मैं इसके अंदर चले जाऊं, आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये अभी लॉजिकल पार्टीशन है। क्या है ये लॉजिकल पार्टीशन है। लॉजिकल पार्टीशन के अंदर आप इंटर नहीं कर सकते। विंडोज के केस में आपको पता नहीं चलता है। क्यों पता? जब भी आप कोई पार्टीशन बनाते हो और उसको फॉर्मेट करते हो ना, तो उसको एक लेटर असाइन हो जाता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ऑटोमेटिकली। वो सी ड्राइव, डी ड्राइव क्या है? वो डायरेक्टरी है, फोल्डर है वो, जो ऑटोमेटिकली विंडोज़ में असाइन हो गया। लिनक्स में वो डायरेक्टरी को हमें मैप करना पड़ता है, माउंट करना पड़ता है। लिनक्स में ये काम मैनुअल करना पड़ता है, विंडोज़ में ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि विंडोज़ लाइसेंस है, विंडोज़ के लिए आप पे कर रहे हो। लिनक्स को थोड़ी आप पैसा दे रहे हो, क्यों ये सभी फीचर भी ऑटोमेटिकली दे आपको, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्टरी के अंदर इंटर करना चाहते हो, तो आपको पहले इस डायरेक्टरी को इस लॉजिकल पार्टीशन को किसी डायरेक्टरी के साथ मैप करना पड़ेगा, ठीक है, उस पार्टीशन के अंदर इंटर करने के लिए। तो मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया डेटा नाम का स्लैश में। अब इस डायरेक्टरी के साथ इस लॉजिकल पार्टीशन को, लॉजिकल ड्राइव को इस लॉजिकल पार्टीशन को, SDB1 को इस डेटा डायरेक्टरी के साथ मैप कर दूंगा, माउंट कर दूंगा। माउंट कर दिया मैंने। अभी 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 दोबारा अनमाउंट कर देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। यू माउंट हटा देता हूँ। देखो df स्पेस -h कमांड मैंने बताया है यहाँ पे, राइट। और मैंने बोला df स्पेस -h कमांड में आप वो देख पाओगे, वो पार्टीशन देख पाओगे जो पार्टीशन किसी डायरेक्टरी के साथ माउंटेड है या मैप्ड है। देखो ये माउंटेड ऑन लिखा है, और ये रॉ पार्टीशन है। जैसे SDB1 किस डायरेक्टरी के साथ मैप्ड है? बूट डायरेक्टरी के साथ। ये वाला पार्टीशन किस डायरेक्टरी के साथ मैप है? इस डायरेक्टरी के साथ मैप्ड है। लेकिन यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी नहीं दिख रही, राइट। मैं भी डेटा डायरेक्टरी को माउंट करता हूँ। ये मैंने कर दिया माउंट, ठीक है, माउंट किया। अब df स्पेस -h करो, डेटा नाम की डायरेक्टरी भी आ जाएगी सबसे नीचे। देखो ये SDB1 किस डायरेक्टरी के साथ माउंटेड है? डेटा डायरेक्टरी के साथ माउंटेड है। इसकी टोटल साइज अराउंड 500 MB है। यूज़ कितना हो रहा है? इतना यूज़ हो रहा है। फ्री कितना है? इतना फ्री है। 6% यूटिलाइजेशन है इसका, ठीक है। हमने माउंटिंग तो करी है, बाद में हमने जैसे डेटा डायरेक्टरी पहले क्रिएट करी। हाँ, पहले क्रिएट हुई तो कहाँ पे क्रिएट हुई? तो यहाँ पे थोड़ी देखेगी वो, तो डेटा डायरेक्टरी बनाया आपने, वो तो स्लैश पे देखेगी डायरेक्टरी। लेकिन आपने मैप थोड़ी किया है उस डेटा डायरेक्टरी को किसी पार्टीशन के साथ। आपने जैसे ही मैप किया उसके बाद दिख रहा है ना ये। तो यहाँ पे मैं समझ गया। हाँ वो दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले जो डेटा डायरेक्टरी बनाई है और उसके अंदर जाके मैं अब फाइल क्रिएट करने लगूंगा या डेटा डालने लगूंगा, तो वो कहीं तो जाके स्टोर हो रहा है ना बाय डिफॉल्ट। वो स्लैश के अंदर हो रहा है बाई डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट स्लैश। ठीक है। अब आपने इसको मैप कर दिया। अब डेटा डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डेटा रखोगे वो कहाँ पे स्टोर होगा? SDB1 के अंदर। अगर आप डेटा को मैप नहीं करते SDB1 के साथ और डेटा के अंदर डेटा डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा रखते तो कहाँ स्टोर होता? इस पार्टीशन के अंदर स्टोर होता, क्योंकि ये पार्टीशन स्लैश के साथ मैप्ड है। और डेटा डायरेक्टरी किसके अंदर बना हुआ है? स्लैश डायरेक्टरी के अंदर बना हुआ। क्लियर है? ये जो इसका जो स्पेस है 500 MB, ये उसी में जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें आ भी नहीं पाएगा। फ्लैश डायरेक्टरी का स्पेस यूज ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तभी हम सेपरेट पार्टीशन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने माउंट कर दिया, लेकिन ये टेम्परेरी माउंट है ये। अगर मशीन रीबूट होगी ना, ये माउंटिंग हट जाएगी। ओके। अगर इसको परमानेंटली माउंट करना तो क्या करेंगे हम इसकी एंट्री फाइल सिस्टम टेबल में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। FS टैब कहाँ पे करनी पड़ेगी इसकी एंट्री? फाइल सिस्टम टेबल कहाँ पे होती? ETC के अंदर एक फाइल होती है FS टैब नाम से। इस फाइल की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। इस फाइल में ये पार्टीशन की एंट्री करनी पड़ेगी हमको, तब ये परमानेंटली माउंट होगा। अभी ये टेम्परेरी माउंट है जब तक आपकी मशीन चल रही है। मशीन रीबूट हो जाएगी तो हट जाएगा ये माउंटिंग। तो कैसे एंट्री करते हैं इसकी? FS टैब में जाओगे आप, यहाँ पे सबसे नीचे आना, यहाँ पे आप एंट्री करोगे जैसे /dev/SDB1, ये आपका रॉ पार्टीशन है, राइट।
अब इस पार्टीशन को कहाँ पे मैप किया, किस डायरेक्टरी से मैप किया आपने, डेटा डायरेक्टरी के साथ मैप किया आपने, राइट। जब आपने मैप किया, लेकिन आपने ये पार्टीशन को किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट किया, मैंने इसको XFS से फॉर्मेट किया है। और इसे कोई एक्स्ट्रा परमिशन नहीं, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट परमिशन जो होती है, परमिशन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद पहला वाला ज़ीरो और सेकंड वाला ज़ीरो। फर्स्ट ज़ीरो और सेकंड ज़ीरो क्या होता है, फर्स्ट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि आप फाइल सिस्टम चेकर, एफ एस सी के मतलब फाइल सिस्टम चेकर। विंडोज़ में नहीं है डिस्क डिफ्रैगमेंटर चलाते रहे पहले हम, विंडोज़ में। चलो लिनक्स में क्या होता है, FSCK होता है, फाइल सिस्टम चेकर। अगर ज़ीरो है मतलब ये डिसेबल है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 1 कर दिया तो इनेबल हो गया। इनेबल का मतलब ये होगी जैसे ही आपकी मशीन रीबूट होगी ना, बूटिंग टाइम पे ये हर पार्टीशन को बार बार स्कैन करेगा और ये चेक करेगा कि इस पार्टीशन, ये जो पार्टीशन इसका फाइल सिस्टम में ब्लॉक या सेक्टर के अंदर कोई इश्यू तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो स्कैन करेगा, उसको फिक्स करेगा बार बार, ठीक है। 1 करोगे, 0 से डिसेबल, वो स्कैन नहीं करेगा बार बार। हम नॉर्मली 0 करते हैं, क्यों हम 1 क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न ये है कि जब बूटिंग टाइम पे, जब मशीन को रीबूट करते हो ना आप, और बूटिंग टाइम पे इतन अगर बड़ी साइज़ है बहुत, देखो सर्वर पे पार्टीशन की साइज़ तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, नो डाउट, टेराबाइट में होता है, पेटाबाइट में होता है ना। पता चले कि वो सुबह से शाम तक बूट ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो स्कैन कर रहा है, स्कैनिंग में टाइम ले रहा है। उससे बढ़िया ये है कि आप रनिंग मशीन पे FSCK कमांड से रन कर दो, रनिंग मशीन पे FSCK एग्जीक्यूट कर दो स्कैन करने के लिए, ठीक है, रादर देन रिबूट करो स्कैनिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 0 करके रखते हैं। तो पहले वाले 0 का मतलब क्या है, FSCK फाइल सिस्टम चेकर, फाइल सिस्टम को स्कैन करता है बूटिंग टाइम पे। अगर आपने 1 कर दिया यहाँ पे, 0 मतलब डिसेबल। सेकेंड आपका डंप होता है। सेकेंड वाला क्या होता है, डंप, कि आप इसके मेटा डेटा का बैकअप लेना है क्या, आपको इस पार्टीशन का मेटा डेटा है उसका बैकअप लेना है क्या। उसका बेनिफिट ये कि इनकेस अगर ये पार्टीशन क्रैश हो जाता है तो उसके मेटा डेटा से आप इसका डेटा है ना रिकवर कर सकते हो सुपर ब्लॉक से, ठीक है। तो हम उस केस में हम लेते नहीं, हम 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है बैकअप के, ठीक है। और अब जो इन्वायरमेंट है, अभी का टाइम जो है वर्चुअलाइजेशन का, कोई भी फिजिकल मशीन, डायरेक्ट फिजिकल मशीन पे लिनक्स या विंडोज़ डालता नहीं है, हर कोई ना वर्चुअल मशीन यूज़ करता है, ठीक है। तो पहले कभी हम यूज़ करते रहे, जब ऑप्शन नहीं थे हमारे पास, लिमिटेड ऑप्शन थे, आज से 15-16 साल पहले की बात है। लेकिन अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। और दूसरी चीज़, कहीं भी आपको फिजिकल सर्वर डायरेक्ट नहीं मिलेगा विंडोज़ का या फिर लिनक्स का एटलीस्ट, ठीक है। विंडोज़ का ही बोल लो आप, तो आपको फिजिकल नहीं मिलेगा, सभी वर्चुअल है, ठीक है। तो मोस्टली अब यूज़ नहीं करते। अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ करो, आप 1 कर लो, ये डम बनाएगा मेटा डेटा बैकअप, ठीक है। तो ये आपने टेबल पे ऐसी एंट्री करी, हर एक एंट्री का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया एक एक लाइन। इसको सेव कर दो आप। सेव करने के बाद आपको माउंट स्पेस -a कमांड चलाना ज़रूरी है। माउंट स्पेस -a कमांड क्या करेगा, ये अपडेट भी कर देगा और साथ में ये भी बताएगा जो आपने एंट्री करी है वो एंट्री सही करी है कि नहीं करी है। एंटर किया, अगर कोई एरर नहीं आएगा आउटपुट में, दैट मीन्स कि आपने एंट्री बिल्कुल सही करी है। सपोज मैं कुछ गलती कर देता हूँ, मैं स्लैश लगाना भूल गया मैं, ठीक है। अब मैं माउंट -a करूँगा, अरे ठीक है, वैसे यहाँ पे एरर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप माउंट -a कमांड चलाओगे आप, तो ये ना, ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा।
यहाँ पे माउंट कमांड चलाओगे, देखो यहाँ पे आपका ये मास्टर टेबल कहलाता है। ये मास्टर टेबल में एंट्री आ गई आपकी एंट्री माउंट माइनस से। यहाँ से भी देख सकते हो आप, ये एम टैब मास्टर टेबल कहलाता है। जैसे ही आपने एफ एस टैब में एंट्री करी और आपने माउंट स्पेस माइनस ए कमांड चलाया, तो ई टी सी एम टैब के अंदर इस एस डी बी वन की एंट्री हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका पार्टीशनिंग, ऐसे आप पार्टीशन क्रिएट करते हो। तो ये मैनुअली एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री, हाँ एंट्री तो मैनुअली करनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो ये पार्टीशन आप कर लेना प्रैक्टिस, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं ना आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, लॉजिकल वॉल्यूम एंड स्वैप एक्सटेंड। ये सैटरडे पढ़ाऊंगा मैं दोनों, ठीक है। और संडे हम पढ़ेंगे पैच मैनेजमेंट एंड क्रॉन टैब, ठीक है। एक टॉपिक और ले सकते हैं, क्रॉन टैब छोटा है क्योंकि, है ना। पैच मैनेजमेंट, क्रॉन टैब और एक टॉपिक और ले लेंगे हम, और वो टॉपिक है एनटीपी क्रोनी, ठीक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीक। लेकिन लॉजिकल वॉल्यूम स्वैप एक्सटेंड पूरा का पूरा डिपेंड है आज की क्लास पे, ठीक है। अगर आपको आज का क्लास समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये बनना चाहिए जो मैंने आज पढ़ाया, अगर ये पढ़ना है तो, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्लास का, मतलब नेक्स्ट क्लास का प्लान, ठीक है। ये हिस्ट्री भेज दो इसकी जो आज कमाल